जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपसे कहा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे जो 2026 का हमारा यूपीएससी का एग्जाम है प्रीलिम्स का, वो हमारे फेवर में आ जाए और हम 50 क्वेश्चन जो हमारा कट ऑफ है उसे हम क्रॉस कर लें। तो एक तरफ तो मैं आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूं और मैंने आप लोगों को PYQs दिखा दिए थे कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। साथ में मैंने आपसे ये कहा था कि जितने भी आयोग हो और जितनी भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उन पे भी हम लगातार बात करते रहेंगे। तो उसी आधार पे आज हम आ गए हैं और जो पहला आयोग हम समझने वाले हैं वो कौन सा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना। कौन सा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यानी कि इसमें क्या बात कही गई थी? तो इसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही गई थी, है ना। क्या कहा गया था? ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन उसका आधार क्या बनाया गया था? तो उसका आधार बनाया गया था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण देने के लिए ये आयोग बनाया गया था। और इस आयोग में आयोग का जो ये आयोग जो पहला जो इस आयोग में जो पहला आयोग बनाया गया था वो कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1950 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था। और इस बात की जांच करने के लिए कहा गया था कि आप जांच कीजिए और ये बताइए कि हाँ, जो भारत में रह रहे हैं पिछड़ा वर्ग, है ना, तो उन्हें किस आधार पे आरक्षण दिया जाए। तो उन्होंने कौन सा आधार बताया था? सामाजिक और शैक्षणिक आधार। देखिए, यही सब पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खासकर ये जो बातें लिखी हुई हैं, पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, है ना, कौन थे? तो पूछा जा सकता है काका कालेलकर। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था आप लोग जानते ही हैं। कब बनाया गया था? तो 1950 में बनाया गया था। उसके बाद में द्वितीय आयोग एक बनाया जाता है ना। एक सेकंड आयोग बनाया जाता है। और वो कब बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है 1970 में। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बीपी मंडल। कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं बीपी मंडल। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1992 ईस्वी में यह सहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, यह सहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग गठन करने का आदेश दिया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग गठित करने का आदेश दिया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग गठित करने का आदेश दिया। और 1993 में एक अधिनियम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का की जो है स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। जिस समय इसकी स्थापना हुई, जिस समय इसे बनाया गया था, उस समय ये एक ऐसी संस्थान थी, तो ये एक वैधानिक संस्था थी। देखिए, संविधानिक और वैधानिक, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम किसे संवैधानिक कहेंगे और किसे वैधानिक, है ना। तो जब हम किसी आयोग का गठन करते हैं तो उन्हें हम दो आधारों पे करते हैं। पहला तो हम एक अधिनियम बना के कर देते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग
देख रहे हैं कि 1993 में एक अधिनियम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, लेकिन उस समय ये क्या था, तो उस समय ये एक वैधानिक संस्था थी। उसके बाद में 102वां संविधान संशोधन 2018 में एक एक्ट द्वारा, है ना, एक एक्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और इसे क्या किया गया, एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। क्या कर दिया गया, एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 338 की क्लॉज बी में डाल दिया गया और वहां से ये क्या हो गया, एक संवैधानिक निकाय हो गया, है ना। वहां से ये क्या हो गया, तो एक संवैधानिक निकाय हो गया। उससे पहले ये क्या था, तो उससे पहले एक ये वैधानिक निकाय था, यानी कि इसकी मान्यता तो थी लेकिन इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता था, है ना। इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता था, लेकिन क्या किया गया, 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा एक एक्ट पारित कर जो उसकी वैधानिक जो संस्था थी उसे निरस्त कर दिया गया और उसे एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया और इसे किसमें, अनुच्छेद 338 बी में डाल दिया गया, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 342 ए में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो किसी जाति को निर्देशित करेगा कि किसे इस आयोग में शामिल करना है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आधार बनाया गया था वो क्या बनाया गया था, शिक्षा बनाया गया था और सामाजिक जो उनके आधार हैं उन्हें बनाया गया था। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न जो उठकर सामने आता है वो क्या आता है कि किस जाति को हम मानेंगे कि वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आते हैं, है ना। तो इसका निर्धारण जो करेगा वो कौन करेगा, तो वो करेंगे भारत के राष्ट्रपति। देखिए अगर आप लोगों को कहीं देखने उखने में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली बार से इसका ध्यान रखूंगा, है ना। तो आर्टिकल 342 क्लॉज ये में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी जाति को निर्देशित करेगा कि किसे शामिल किया जाएगा, है ना। उसके बाद में आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसकी संरचना पे बात कर लेते हैं, संरचना, है ना, संरचना पे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है पॉइंट बना के। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो हंसराज गंगाराम अहिर, है ना, हंसराज गंगाराम अहिर इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। देखिए इसी को जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हाँ हमें मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो कौन है, वर्तमान में हंसराज गंगाराम अहिर, है ना। उसके बाद में इसमें अगर हम संरचना की बात करें, है ना, तो इसमें संरचना की अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है ना, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, और 3 अन्य सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, है ना। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें इनकी नियुक्ति, इनकी सेवा शर्तें, इनके कार्यकाल, इनका कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है ना, तो इसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब अगर हम बात करें कि हाँ इनका जो कार्यकाल होता है
वो कितने वर्ष का होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है ना। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का उनका जो है कार्यकाल होता है ना। और वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, लेकिन वो 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते। यानी कि अध्यक्ष के पद पे है ना 2 बार से ज्यादा वो नहीं आ सकते। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है याद करना, है ना। ये बहुत जरूरी है याद करना। तो इसे तो आप लोग याद रखिएगा कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया था, तो 1950 में बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो काका कालेरकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। उसके बाद में सेकंड कब बनाया गया, द्वितीय कब बनाया गया, तो ये 1970 में बनाया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पीबी मंडल। कौन थे? पीबी मंडल। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1992 में इंदिरा साहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम से कम एक आयोग तो होना ही चाहिए जो इसका देखरेख करे, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1993 में एक अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ये चीज याद रखिएगा। जिस समय ये बनाया गया था उस समय एक था, ये बहुत जरूरी है याद रखना। और उसके बाद में क्या हुआ, तो 2018 में इसमें संशोधन किया गया, है ना। कब किया गया? 2018 में इसमें संशोधन किया गया और फिर इसे समाप्त करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फिर इसे क्या किया गया, तो 38 क्लॉज बी में इसे डाल दिया गया। तब से ये क्या हो गया, एक संवैधानिक निकाय हो गया। उसके बाद में आर्टिकल 342 ये में कहा गया कि आखिर हम किसे मानेंगे कि वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आएगा, यानी इसको कौन सुनिश्चित करेगा, तो इसे राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद में अगर हम वर्तमान की बात करें, आप लोग एक बार अपडेट देख लीजिएगा। तो वर्तमान में इसके कौन है, हंसराज गंगाराज अहीर, है ना। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये पुनः नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 बार ही नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, वो कौन निर्धारित करता है, तो उसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय इसका निर्धारण करते हैं, है ना। तो अब हम थोड़ा सा इसके आगे और कुछ बातें हैं जो हमारे लिए समझना जरूरी है, तो उन्हें भी हम समझ लेते हैं, है ना। तो आगे हमें जो समझना जरूरी है वो क्या है, तो इसका इनके कार्य, कि इसके कार्य क्या है ना। इनके कार्य क्या है, तो इनके कार्य क्या है, संवैधानिक व वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, है ना। क्या? संवैधानिक व वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, है ना। इनका पहला कार्य तो यही है कि संवैधानिक व वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, उसका मूल्यांकन करना। क्या करना? उसका मूल्यांकन करना, ठीक है। उसका मूल्यांकन करना और पिछड़े वर्ग के जो शिकायत है ना, उन शिकायतों की जांच करना और सामाजिक आर्थिक रूप से उनके जो विकास को, उनके विकास में भागीदारी करना, है ना। कि किस प्रकार से उनकी जो है समाज में
उनके विकास की भागीदारी सुदृढ़ की जा सकती है। और उनके जो सुरक्षा के उपाय हैं, है ना, उसे देखना, उनकी सुरक्षा के लिए सिफारिशें करना, है ना। तो ये बात ध्यान में याद रखना, ठीक है। लेकिन एक बात ये चीज ध्यान रखना कि जो ये सिफारिशें करते हैं, है ना, जो ये सिफारिशें करते हैं, जैसे इन्होंने कोई सिफारिश की कि हाँ यहाँ पे आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है, तो अगर ये सिफारिश करते हैं तो वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है ना। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। और इनका कार्य क्या होता है, तो फटाफट एक बार फिर सुन लीजिए। संवैधानिक व वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, उसका मूल्यांकन करना, है ना। पिछड़े वर्ग के जो शिकायत है उनकी जांच करना और उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी को बढ़ाना, उनका मूल्यांकन करना, और है ना, करना, और उन्हें अवसर प्रदान करना। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। सुरक्षा के उपाय व शिकायतें जो ये करते हैं वो सरकार चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने, है ना। यानी कि सरकार के ऊपर या राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट और है कि जो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट है ना, वार्षिक रिपोर्ट, तो ये किसे सौंपते हैं, तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, है ना, राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति इसे संसद में पेश करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि यह कैसे कार्य करती है। तो यह अर्धन्यायिक संस्था के रूप में कार्य करती है ना, कार्य करती है। साथ ही ये अर्धन्यायिक संस्था के रूप में तो कार्य करती ही है, लेकिन और साथ ही में या किसी भी प्रकार के साक्ष्य, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, है ना, कोई व्यक्ति हो या कोई दस्तावेज हो, कोई दस्तावेज हो, उसे मंगा सकती है, उसका मूल्यांकन कर सकती है। यहाँ तक कि कोर्ट जो है ना, जो कोर्ट है, जो अभिलेख न्यायालय हैं, उनके अभिलेखों को भी वो मंगा सकती है और उस पर विचार कर सकती है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेरे समझ से आप लोगों के लिए जो जानने योग्य बात थी वो इतनी ही थी इस आयोग में। तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बात बताइएगा। और रोज सुबह सॉरी रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ ना जुड़ना भूलिए, क्योंकि हम कर रहे हैं यूपीएससी की उसके पीवाईक्यू के आधार पर जो भी सिलेबस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनसे रिलेट करके हम तैयारी कर रहे हैं 2026 की। तो अगर आप भी इस तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।